जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलते हैं, उनके मिलने से एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुणधर्म पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के गुण अलग हैं, ऑक्सीजन के गुण अलग हैं। ये दोनों मिलके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना और भोजन का पाचन। ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है तथा तापमान में परिवर्तन होता है। दूसरा लक्षण है गैस का उत्सर्जन। दोस्तों, जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है वहाँ पर गैस का निर्माण भी होता है और उसका उत्सर्जन होता है। तो ये तमाम रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो परिभाषा देखिए इनकी। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, यह अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। इस समीकरण को मैं संतुलित कर देता हूं। तो ये इस तरह से अभिकारक और ये उत्पाद। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के पदार्थों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ पदार्थों की अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। जैसे Mg+O2 MgO। यहाँ पर जो अभिकारक हैं Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके प्रतीक लिखे गए हैं और इनके साथ साथ इनकी भौतिक अवस्थाओं, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक्वस AQ का जो प्रतीक है वो इनके साथ में लिखा जाता है। अब इस समीकरण में हम लिखेंगे मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है, S लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, G लिखेंगे यहाँ पर, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है तो S लिखेंगे। संतुलित कैसे करेंगे इसको संतुलित देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु। इधर देखिए, मैग्नीशियम का एक और ऑक्सीजन का एक है। तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए अपन ऑक्सीजन के दो करेंगे 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम के दो हो गए, यहाँ भी दो कर देंगे। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गए। मैग्नीशियम के दो परमाणु, यहाँ भी दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो और यहाँ भी ऑक्सीजन के दो। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण लिखी जाती है दोस्तों, और इसको संतुलित भी किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया।
ये देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अभिकारक क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, CO2 का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद, तो इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये कोयले का दहन हो रहा है यहाँ पर और दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण, जल का निर्माण। यहाँ पर देखिए अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं, ये है संयोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में GGL ये क्या है? ये आपको पहले बता चुके हैं। ये इन पदार्थों की अवस्थाएं हैं, गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड। यहाँ पर ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस, तो ये संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। यह संयोजन की विपरीत अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक अभिकारक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देखिए यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, उष्मा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको साधारण नाम है इसका चूना पत्थर, इसको हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं। इसका उष्म विघटन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पाद बनाता है टूटकर। कैल्शियम ऑक्साइड का हिंदी नाम है बुझावा चूना। तो इस तरह से एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की है। तीनों प्रकार मैं आपको बता देता हूं। पहला है उष्मीय विघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है प्रकाश अपघटन। दूसरा उदाहरण देखिए, जल का विद्युत अपघटन। यहाँ पर ये जल है, ये टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरी प्रक्रिया देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका प्रकाश अपघटन होता है तो ये टूट के Ag और क्लोरीन, ये दो उत्पाद बनाता है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है दोस्तों? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन, ये फेरस लोहा है, इसको जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट नया पदार्थ, नए गुणधर्म वाला पदार्थ फेरस सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर लोहे ने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। ये देखो, ये कॉपर अलग हो गया यहाँ पर और फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बन रहा है। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व कौन है? ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और जो नीचे वाले तत्व हैं वो कम क्रियाशील तत्व हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों अभिकारक एक दूसरे को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या है, दोनों अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। उदाहरण देखिए इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ आगे है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर विस्थापन कैसे होता है? देखो, यह है सोडियम सल्फेट और ये आगे है बेरियम क्लोराइड। बेरियम ने
सोडियम को विस्थापित कर दिया। बेरियम ने यहाँ पर सोडियम को विस्थापित कर दिया। अधिक क्रियाशील तत्व है, उसने कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो बेरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर सल्फेट बच गया। ये सोडियम यहाँ से विस्थापित होने के बाद में आगे इसके लिए जगह नहीं है, आगे इसके लिए जगह नहीं है। तो ये सोडियम है, ये भी क्या करेगा, बेरियम को यहाँ पर विस्थापित कर देगा। सोडियम भी यहाँ बेरियम को विस्थापित कर देगा। तो देखिए सबसे पहले बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया, तो यहाँ पर BaSO4। सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया, तो ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम यहाँ क्लोरीन से जुड़ गया। क्लोरीन के 2 हैं, सोडियम के 2 हैं, तो ये समीकरण संतुलित कर दिए हमने 2NaCl। तो दोस्तों ऐसी विक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम प्रकार है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, उपचयन किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। यानी किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन कहलाता है। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी है अपचयन। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। तो देखिए ये अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन Cu और H2O जल। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर सिर्फ कॉपर है। ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो उनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ में होता है। कैसे होता है? यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है और सिर्फ कॉपर प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर यहाँ पर देखिए H2, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी उपचयन। तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी है। यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल JP क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको समझने से पहले हमें जानना होगा परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन 2 प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, लकड़ी के टुकड़े करना। दोस्तों बर्फ जब पिघलती है तो द्रव अवस्था में आ जाती है, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है।
लकड़ी के जब टुकड़े किए जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो संगठन है, जो उसके भौतिक गुण हैं, केवल वही बदलते हैं। उसका जो रासायनिक गुण है वो नहीं बदलता, कोई नया पदार्थ यहाँ नहीं बन रहा है। दूसरे प्रकार के परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं, वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी को जलाना, लकड़ी को जलाएंगे तो उससे राख बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पर। लोहे पर जंग लगना, लोहा जब वायु और नमी जलवाष्प के संपर्क में आता है तो लोहा ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक नया पदार्थ है। जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जब हम जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जिंक सल्फेट नाम का एक नया पदार्थ बनता है। तो उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इनमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, कोई नया रसायन बन रहा है, इसलिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों ये था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इसके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें क्रिया करने वाले पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन होता है, या किसी परिवर्तन में गैस का उत्सर्जन भी होता है, उनको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, सल्फ्यूरिक एसिड व जिंक की अभिक्रिया और लोहे पर जंग लगना। उपरोक्त तीनों अभिक्रियाओं में एक नया पदार्थ बन रहा है, पदार्थों की अवस्थाएं चेंज हो रही हैं, रंग में ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, और लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के दौरान नया पदार्थ फेरस ऑक्साइड बनता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, जल का निर्माण, या दैनिक जीवन में अपन देखें तो श्वसन। ये अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, जब कोई एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन के लिए ऊष्मा, ताप या विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट को गर्म करना, कैल्शियम कार्बोनेट है उसका विघटन है, और जल का विद्युत अपघटन है। तीसरी अभिक्रिया जो हम लेंगे वो है विस्थापन अभिक्रिया। जब क्रिया करने वाले दो अभिकर्मक का कोई एक तत्व है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट में लोहे की कील डालने पर जो लोहा है वो फेरस को विस्थापित कर देगा और वहां पर आयरन सल्फेट बन जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया करने वाले जो दोनों अभिकारक हैं वो एक दूसरे को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, इनको संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। पहला है संक्षारण। जब कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना और लोहे पर जंग लगना। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का दूसरा उदाहरण है विकृत गंधिता। जब कोई वसायुक्त खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण होता है तो उसका रंग और उसकी गंध चेंज हो जाती है, वह बदबूदार हो जाती है। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं।
जैसे चिप्स की थैली है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस से विकृत गंधीयता उत्पन्न होती है, इसलिए चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों को याद करने का ट्रिक देखिए बिना रटे कैसे याद करें। परमाणु क्रमांक 1 पर हाइड्रोजन H, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम He, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन C, 7 नाइट्रोजन N, 8 ऑक्सीजन O, 9 नंबर फ्लोरीन F, 10 नियोन Ne, 11 सोडियम Na, परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम Mg, 13 एल्यूमिनियम Al, 14 सिलिकॉन Si, 15 फास्फोरस P, 16 सल्फर S, परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन Cl, 18 आर्गन Ar, 19 पोटेशियम K, 20 कैल्शियम Ca, 21 स्कैंडियम Sc, 22 टाइटेनियम Ti, परमाणु क्रमांक 23 वेनेडियम V, 24 क्रोमियम Cr, 25 मैंगनीज Mn, परमाणु क्रमांक 26 फेरस Fe, 27 कोबाल्ट Co, परमाणु क्रमांक 28 निकेल Ni, 29 पे है कॉपर Cu और लास्ट 30वां जिंक Zn। इस तरह से 1 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों को सारणी बनाकर क्रम से जमा कर हम आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JB साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु की संरचना, जिसमें देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने रेडियोधर्मिता और सोने की पन्नी के प्रयोग द्वारा परमाणु की नाभिक की खोज की। इसके लिए उन्हें 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला। थॉमसन ने जो परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, उसको लेकर रदरफोर्ड बहुत जिज्ञासु थे। वो ये जानना चाहते थे कि धनावेश परमाणु में कहाँ कहाँ व्यवस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन किस तरह वितरित होते हैं। इसके लिए देखिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसे स्वर्णपत्र प्रयोग भी कहते हैं। इसमें उन्होंने सोने की पन्नी को चुना क्योंकि वो बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की पन्नी इसके लिए उपयुक्त थी। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए अल्फा कणों को चुना, जो कि हीलियम के धनावेशित कण होते हैं। स्वर्ण पन्नी को चारों तरफ जिंक लेपित पर्दे से ढककर जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उसको चौंकाने वाले रिजल्ट प्राप्त हुए। रदरफोर्ड का अनुमान ये था कि थॉमसन के मॉडल के अनुसार सोने के परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं, इसलिए अल्फा कणों का विक्षेपण कम होना चाहिए, परंतु परिणाम इसके विपरीत था। अल्फा कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं, इसलिए इनके विक्षेपण या विचलित होने की उम्मीद रदरफोर्ड को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि 3 तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रयोग के प्रेक्षण इस प्रकार हैं। पहला, अधिकांश कण सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण हल्के कोण से विचलित हो गए। तीसरा, लगभग 20,000 कणों में से एक कण टकराकर वापस लौट आता है। यह परिणाम ठीक उसी तरह था जैसे कोई तोप का गोला किसी टिश्यू पेपर से टकराकर वापस हमारी तरफ आ जाए। उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल के निम्न निष्कर्ष बताए। पहला, परमाणु का अधिकतर भीतरी भाग खाली होता है। दूसरा, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम मात्रा में होता है। तीसरा, परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग इसके मध्य में सीमित है। अर्थात रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का मध्य भाग नाभिक होता है और इस नाभिक की त्रिज्या परमाणु से काफ़ी छोटी होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को चित्र द्वारा इस तरह समझ सकते हैं, जहाँ पर मध्य में धनावेशित भाग होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बिखरे हुए न होकर बाहर वर्तुल मार्ग में स्थित होते हैं।
तो आइए रदरफोर्ड मॉडल के बिंदु देख लेते हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुल मार्ग में स्थित होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये देखिए, चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग ने थॉमसन के मॉडल को पूरी तरह से नकार दिया। यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए न होकर नाभिक के चारों ओर एक वर्तुलाकार मार्ग में स्थित होते हैं। फिर भी इस मॉडल में कुछ कमियां हैं जिनको देख लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। त्वरण के दौरान कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। इस तरह कोई घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को कम करके नाभिक से टकरा जाएगा। ऐसी स्थिति में हम नहीं जान पाते कि परमाणु स्थायी है या अस्थायी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। हमारे चैनल पर 5000 व्यूज़ आने पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JB साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नील्स बोर का परमाणुक मॉडल। तो देखिए, नील्स बोर कौन थे। नील्स बोर का जन्म 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बोर की 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई थी। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत की थीं। वो अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। पहली अवधारणा यह है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। दूसरा यह है कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण द्वारा ह्रास नहीं होता, अर्थात ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती इस दौरान। इन अवधारणाओं के आधार पर हम परमाणु का मॉडल इस तरह से देख सकते हैं। नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M और चौथी कक्षा M। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं किस तरह से व्यवस्थित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, अर्थात अपने ऊर्जा स्तर में ही चक्कर लगाते हैं। अब प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसे निर्धारित होती है, अर्थात कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस तरह होता है। तो देखिए, इसके लिए एक नियम है, बोर-बरी नियम। इसके अनुसार किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है, 2n²। यहाँ पर n कक्षा को व्यक्त करता है, अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इस प्रकार से होगी। K कोष में अधिकतम 2, L कोष में अधिकतम 8, तीसरे कोष M कोष में 18 और चौथे कक्ष में 32 होगी। तो इस तरह से हम 2n² सूत्र द्वारा किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं सोडियम परमाणु का। सोडियम परमाणु की K कक्षा में 2, L कक्षा में 8 और M कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी हमारी वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद। हमारी सरकार ने दिया था, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कोरोना काल में ऐसा बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक शब्द भी कहने को नहीं मिला। केवल ये कह रहे थे कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कोरोना 1.5 साल से रहते हुए भी हमारी सरकार ने वो बजट जो घोषणा थी उसको इम्प्लीमेंट, दिसंबर से पहले हम 80-90% पैसा खर्च करने को तैयार है। बल्कि आम तौर पे ये देखा जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दिसंबर के बाद में ही पैसा खर्च होता है, 31 मार्च तक होता है। ये पहली सरकार है और पहला ही ऐसा बजट है जिसमें इस तरीके का अच्छा काम हुआ है। कोरोना काल में 400 से ज्यादा VC लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कोरोना में बेहतर इंतजाम किए, और देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि राजस्थान में जिस तरह के से मॉडल अपनाया जा रहा है फर्स्ट वेव में कोरोना को रोकने के लिए, उस तरीके का हमको सबको प्रयास करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब सेकेंड वेव आई तो दिल्ली से चला करके, हरियाणा से चला करके, दूसरे पंजाब से चला करके, और लोग हमारे राजस्थान में इलाज कराने के लिए आए। और चाहे दवाई की बात हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे गैस की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, तमाम वो सुविधाएं मैक्सिमम की गई। और यहाँ तक भी कि देश के प्रधानमंत्री ने जब
वैक्सीन के पैसे के लिए 18 साल के बच्चों के लिए कह दिया कि नहीं है, तो वो यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए का फैसला किया गया कि हम देंगे। बाद में वो फैसला हो गया, एक अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोरोना काल में जो चीज हो सकती थी बेहतर से बेहतर हमारी सरकार ने की और उससे जनजीवन को सामान्य बनाया, लोगों की जानें बचाई और राजस्थान इसमें जो मृत्यु दर थी उसमें सबसे कम रहा, रिकवरी रेट सबसे अच्छी रही। तो यही कारण है कि आज हमारी सरकार की कोई एंटी कैमेंसी कहीं भी नहीं है। पेंशन की जो योजना थी उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। दूसरे तमाम आप देखिए इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप 5,000 की आबादी पे 1200 खुलेंगी, 450 के लगभग खुल गई। पहले 201 स्कूलें रन कर रही हैं। 75,000 बच्चों ने 201 स्कूलों में एडमिशन लिया है, जिनके 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की जो फीस देते थे वो अभिभावकों की वो फीस बचने का काम हुआ है। पहले बजट में 1200 से ज्यादा स्कूलें के क्रमोन्नत करना, 1580 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी किसी भी समय में चाहे कोई सा भी राज हो उसमें नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार के समय में बेहतर हुई हैं। मैं समझता हूं ऐसी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और किसान के लिए जो कृषि कनेक्शन है उसमें 12,000 रुपए किए इन्होंने भी थे, 800 साढ़े 800 रुपए महीने के किए थे, लेकिन बजटरी प्रावधान नहीं होने से वो 4-6 महीने तो पैसे मिले, उसके बाद में चुनाव आ गए और वो योजना खत्म हो गई। लेकिन पहली बार 12,000 रुपए हर किसान को मिलेंगे और वो पैसा भी अगर आपका बिल कम आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी 12 महीने में आप 12,000 रुपए कभी भी उस बिल को खर्च कर सकते हैं। 10 HP तक का जो कृषि का कनेक्शन था वो एक तरीके से फ्री हो गया है। ये इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने लागू की है, किसानों के हित के लिए की है। तो निश्चित रूप से अभी जो 6-8 महीने 10 महीने का जो समय गुजरा इस उपचुनाव में, स्कूलें क्रमोन्नति को ले लीजिए, रोड सैंक्शन को ले लीजिए, दूसरे काम को ले लीजिए, कोरोना काल के बावजूद भी हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। और दूसरी तरफ आप देखिए केंद्र में मोदी सरकार जो पहले 5 साल का हिसाब नहीं दिया और सेना के सूर्य के पीछे छुप करके दोबारा वार करके दोबारा सरकार में आ गई, इस 2.5 साल में कोई हिसाब नहीं। कभी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कभी ये बताने को तैयार नहीं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, कभी ये बताने को फायदा कभी मीडिया के सामने नहीं आती कि जीएसटी की जो प्रॉब्लम से व्यापारी परेशान है उसके लिए आप क्या कर रहे हो। कभी भी मीडिया के सामने आके देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में कहा था कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाएगी तो देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। आज वो प्रधानमंत्री जो ही उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता वो मना कर दिया। और जो स्थितियां आज देश में बनी हुई हैं, कोई भी भाजपा का नेता मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ बोल नहीं सकता है। 25 में से 25 सांसद यहाँ लोगों ने दिए बीजेपी के, लेकिन एक भी सांसद जाकर के मोदी जी और अमित शाह से ये नहीं पूछ सकता कि आपने हमारा एमपी कोटा भी खत्म कर दिया और हमारे स्टेट को पानी के मामले में विशेष दर्जा क्यों नहीं दिया। पिछड़ा इलाका है, पानी की समस्या है। 90-10 का रेशियो होता था जब यूपीए सरकार होती थी, तो 90% केंद्र देता था और 10% यूपीए स्टेट गवर्नमेंट देती थी। आज पानी के मामले में गजेंद्र सिंह जी यहाँ के मंत्री होते हुए भी 50-50 का रेशियो है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चाहिए पानी के अंदर कि जब सोर्स नहीं होगा तो वो घर तक कैसे नल कैसे पहुंचेगी जब तक पानी का सोर्स होना चाहिए। तो ऐसे में 90-10 का रेशियो होना चाहिए था, या जो जीडीपी का 6% कम से कम पानी के लिए या अलग से एजुकेशन के लिए होना चाहिए, वो काम भी नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार केवल और केवल झूठे जुमले देने का काम कर रही है, झूठे भाषण देने का काम कर रही है और ऐसे नाम बनाने के लिए काम कर रही है। सेंट्रल विस्टा बनाएंगे, 20,000 करोड़ लगेगा, नई लोकसभा बनेगी, नया प्रधानमंत्री का घर बनेगा। एक की भाई साहब मोदी जी के समय में हुआ। आज जैसे यहाँ अहमदाबाद में कहाँ वो रखा है, एक स्टेडियम का नाम रखा है, जीते जी इन स्टेडियम का नाम रख लिया, नाम चेंज करके। मैं समझता हूँ इस तरीके के काम कर रही है। एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए 1986 में 1986 में जो राजीव गांधी जी की एजुकेशन पॉलिसी थी वही एजुकेशन पॉलिसी है। और किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप दूसरी लेकर के आते हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। एक फूटी कोड़ी केंद्र की सरकार के द्वारा हमें नहीं दी जा रही है, किसी भी स्टेट को नहीं दी जा रही है। केवल और केवल राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा है। आप देखिए 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ की जमीन हो जाती है और ये गफला चंदे में धंधा भी होने लग गया। तो केवल और केवल बात करते हैं। जब नोटबंदी लाए थे तो कि साहब आतंकवाद समाप्त कर दूंगा। आज से 10 दिन पहले 5 जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उससे पहले 40 जवान हमारे शहीद आतंकवादियों की गोलियों के शिकार बने थे। तो कहाँ तो आतंकवाद समाप्त हो गया, भ्रष्टाचार अब चरम के ऊपर है केंद्र की सरकार में। आप देखिए कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो हैक करेंसी की बात करते थे
मुद्रा की बात करते थे कि नकली नोट पकड़ लेंगे। पहले 500 के होते थे, अब तो 2000 के होने लग गए, आसान हो गया। और इस फेक करेंसी वालों के लिए तो और ज्यादा हो गया। हमारी अर्थव्यवस्था एक तरीके से चौपट हो गई उनके इस अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण से। एक तरीके से ये घोटाला था, बहुत बड़ा घोटाला था। जब समय आएगा निकलेगा। वही देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि लोकपाल के दायरे में देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, आज पीएम केयर फंड भी उनके किसी के दायरे में नहीं है। आप और हम कोई आरटीआई लगा करके पीएम केयर फंड में कैसे पैसा आया, कहां से आया, जितनी देश की नामी गिरामी जो कंपनियां हैं या विदेश की जो कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, उनको उनका जो सीएसआर है वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री उसमें केयर फंड में ले लिया गया। न उसकी ऑडिट होगी, न उसका टेंडर प्रक्रिया होगी, न उसके ऊपर किसी तरह का एक्ट का प्रावधान नहीं लगेगा। मर जाए जहां लगाएंगे। आज देश के अंदर किसी भी आप स्टेट में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, करोड़ों करोड़ों रुपए के आज बीजेपी के कार्यालय बन रहे हैं। तो ये कहां से कोई कुआं खोद के थोड़ी पैसे मिले इनको। ये भ्रष्टाचार ही तो है और क्या है। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर किस तरीके से 20 करोड़ की रिश्वत का जो मामला आया, कोर्ट में चल रहा है। मैं समझता हूं पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये सब क्या है, ये एक संयोजित संगठित रूप से आरएसएस के लोगों के द्वारा और जो बीजेपी में एनडीए सरकार में जो बैठे हैं उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लूटा जा रहा है देश को। और देश के उद्योगपतियों को, कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा दिया जा रहा है और बाकी को धमका करके पीएम केयर फंड या अन्य के द्वारा पैसा लगा करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। 8 महीने से आप देखिए कि 8 महीने 10 महीने से किसान तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये 3 काले कानून आपने किसके कहने से लाए, ये तो बता दो। एक किसान संगठन बता दो, एक आप लोकसभा का सांसद बता दो, एक राज्यसभा का सांसद बता दो, एक स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी विधानसभा में कोई रिजोल्यूशन पास हुआ तो आप में से इतने पत्रकार हैं, आपने अगर ये 3 काले कानून आए उससे पहले एक दिन भी किसी से डिमांड अगर आपने सुन करके अपनी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाई हो तो बता दीजिए। ये सब का सब पहले से सुनियोजित था, बंद कमरे में चुनावी फंड के लिए किया गया था और किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराने के लिए इनकी एक साजिश थी और उस साजिश को उन्होंने इंजाम दिया और आज किसान उसको भुगत रहे, जिस किसान के वोट से ये लोग बने हुए। तो आप देखिए ना, किसान को से बेरोजगारों की आप बात कर लीजिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार 1 साल में देने की बात थी। आज 14 करोड़ का तो कायदा है हमारा पूछने का। आप बैंक के निकल रही है क्या वैकेंसी, आप बता दीजिए। रेलवे सबसे ज्यादा जो नौकरियां देता था, आज रेलवे नहीं है। आज एयरपोर्ट में, इनमें अथॉरिटी में आप देखिए सारे के सारे जब अडानी को और अंबानी को इनको दे रहे हैं, 7 दे दिए। पहले एक शायद उसका दिया था, मुंबई का दिया था और उसके बाद में अहमदाबाद का दे दिया, वो आसाम का दे दिया, जयपुर का कल परसों दे दिया। आपको पता है कि किस तरीके से लूट चल रही है, संगठित रूप से एक लूट चल रही है और इतना भ्रष्टाचार जम के हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि 70 साल में कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई जिस तरह की बातें हो रही हैं। पैसे की परवाह नहीं और पैसे का दुरुपयोग और कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और कर रहे हैं। आप देखिए सरकार गिराने के लिए चाहे जितने पैसे ले जाओ, सरकारें गिरा दो, चाहे जैसे क्या हुआ आप देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में भी, इसमें महाराष्ट्र में भी करने जा रहे थे लेकिन नहीं हुआ। कैसे गिरी महाराष्ट्र की सरकार, कैसे गिरी आप बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी, हमारे यहाँ किस तरह की साजिश हुई। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि जो 3 साल से हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा बजट दिया है, किसानों के ऋण माफ किए हैं, कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया है, बजट देने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंट भी हुआ है, बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, भर्तियां रोजाना आप देख रहे हो, भर्तियां निकल रही हैं, एग्जाम्स हो रही हैं। मैं समझता हूं इससे सब लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जमा है, सरकार की योजनाओं के प्रति जमा है। हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है और दूसरी तरफ जो केंद्र की सरकार है उसने जो वादे युवाओं से किए थे, किसानों से किए थे, महिलाओं से किए थे, वो सब हवा हवाई हो गए, केवल वादे रह गए। आज किसानों के काले कानून को लेकर के 10 महीने से ज़्यादा से वो सड़कों पे हैं, सुन नहीं रहे हैं, नौकरियां निकाल नहीं रहे हैं। विदेश नीति हमारी केंद्र की सरकार की फेल हो चुकी है, कृषि नीति तो कुछ रही ही नहीं है। किसान जब सड़कों पे 10 महीने से बैठे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से किसानों के ऊपर केंद्र में बैठे मंत्री के बेटे के द्वारा
जीप से रोंद करके हत्या कर दी गई, उसके बावजूद भी वो उसका पिता गृह राज्य मंत्री बना बैठा केंद्र में बैठा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि केंद्र में किस प्रकार की नक्कारा सरकार काम कर रही है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, जीना दूभर हो गया है, गरीब को एक वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए मुश्किल हो गया है, उसको मजदूरी भी नहीं मिल रही है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल, आम उपभोक्ता की आवश्यकताएं इतनी महंगी हो गई हैं कि व्यक्ति केवल करा रहा है उस बेरोजगारी की मार से, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहा है। इसलिए अब जो स्थितियां बनेंगी आज की नहीं, कल जो चुनाव परिणाम आए कार्यकर्ताओं की मेहनत से अच्छे आए, कल जो उपचुनाव 2 तारीख को रिजल्ट आना है, कल ही मतदान हुआ है, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक 4,000 से जीती हुई थी, उसका अंतर बढ़ रहा है, एक 24-25 हज़ार से हारी हुई थी, वो भी बहुत अच्छे मतों से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। पहले भी 3 उपचुनाव थे, उसमें 2 ने हमने विजयश्री हासिल की और एक में भी 25,000 के मार्जिन को हमने 4-5 हज़ार पे लाके खड़ा कर दिया। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस, सब वर्गों का ध्यान रखना और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं मोदी सरकार की, और जो जुमलेबाजी है, जो झूठ बयानबाजी है, जो अहंकार है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग केंद्र में जो संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, ये सब लोग, देश के लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो राजस्थान में परिणाम आ रहे हैं, अब आगे आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम आपको पूरे देश में जहाँ भी कोई चुनाव होंगे वहाँ देखने को मिलेगा। सदस्यता होने वाला है, क्या प्रोसेस रहेगा पूरा, क्या टारगेट है? देखिए, लगभग 1-1.5 बजे का कार्यक्रम हमने इसमें कार्यक्रम में रखा है। अजय माकन जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज राजस्थान हैं, वो भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी और हम सब तमाम संगठन के लोग मिलकर के सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। 31 मार्च तक का AICC ने हमें कार्यक्रम दिया है और इसके साथ साथ 14 नवंबर से लेकर 29 तक महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है, उसकी प्लानिंग हमने बना ली है। उसकी भी हम लोग 14 या 15 तारीख से लॉन्चिंग करेंगे और जो प्रदेश में 55-56 हज़ार जितनी बूथें हैं उसमें तमाम में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर लगेंगे और आम जन को जागृत किया जाएगा कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल हो गई है। बाकी अन्य मुद्दे तो है ही हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो जन जागरण अभियान होगा वो महंगाई के विरुद्ध होगा और मुद्दे बेस सदस्यता हम लोग अब की बार देने जा रहे हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर और दूसरी जगह पर जहां आदमी को ये पूछा जाएगा कि क्या केंद्र सरकार ने महंगाई कम की, क्या वो कहेगा नहीं की। कौन इसकी आवाज़ उठा रहा है, तो वो ये कहेगा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या आप इस पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं? वो सहर्ष कहेगा हाँ मैं बनना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को हम सदस्य बनाएंगे। हमारी पार्टी मिस्ड कॉल पार्टी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से केंद्र में सरकार बनने के बाद में एक्सपोज हो चुकी है और राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी इतनी लड़खड़ाई हुई है कि लोग उठाने की कोशिश भी करें तो भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन नेता आप सबकी ताकत, आप सबके आशीर्वाद के कारण से मैं विधायक बना हूं। इसलिए मैं सबको साथ लेते हुए, जल्दीबाजी में थोड़ा सा कार्यक्रम हुआ, मेरी भी इच्छा थी कि व्यक्तिगत रूप से सबसे जाकर के मैं आशीर्वाद लूं, व्यक्तिगत मिलूं, लेकिन कुछ कोरोना गाइडलाइन है, कुछ समय की अपनी पाबंदी है। जितने भी आप लोग बैठे हो, मैं पुनः आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा और उसी के कारण से आज राजस्थान में शिक्षा मंत्री का दायित्व है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस आला कमान ने मुझे दिया और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व कि जब मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला तो शायद सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे, चाहे वो रिटायर्ड हो गए, मुझे लगा कि इनकी जो ख्याति थी, इनका जो नाम था, इनकी जो कार्यशैली थी, उसके हम सब कायल थे। इसलिए सबसे पहले मैं इनके पास पहुंचा और मैंने
कहा कि शिक्षा विभाग में आपने काम किया, विभिन्न पदों पे आपने काम किया, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो पहला सुझाव था जसाराम जी का कि 70 साल बाद में भी गरीब का बेटा, किसान का बेटा, छोटे व्यापारी का बेटा अंग्रेजी मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता, सरकारी स्कूलें क्यों नहीं बढ़ा सकती। तो मैंने कहा ये कैसे संभव होगा। तो इन्होंने कहा हमने एक एक्सरसाइज की थी और वसुंधरा जी के सामने हमने रखा भी था, लेकिन वो रोड मैप हमारा मंजूर हुआ नहीं। उन्होंने प्रशंसा तो की लेकिन रोड मैप मंजूर नहीं हुआ। मैंने उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने वहां से डाटा लिया और एक सोच जो इनकी थी उसको हमने आगे बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे उसमें हमने ये तय किया कि हम गरीब के बेटे को पढ़ाने के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलेंगे। कर देना और पॉजिटिव कर देना, जितना हो सके किसी न किसी को लाभ मिलना चाहिए। बाकी को गोड़ कर रहा है कि उसकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन है, जल्दी मेरे से पार पड़ेगी, जल्दी कर दूंगा, चिंता करवा की बात नहीं है। नहीं हुए को 3rd ग्रेड तो हाल देखो समय लगे को गाइडलाइन वगैरह ये को बन रही है। बाकी कोई भी रहेगी हुए ताकि लीछमगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हुए तो मेरी जिम्मेदारी है, ठिकाना की है तो मैं ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा ठिकाना राजी करवाने। दूसरी जन सुनवाई तो करीब करीब होगी। अब डूड हुए के मायने देखो आप 3 तो कमरा को शिलान्यास करे, उद्घाटन करे, क्यों साहब। दूसरी बात कृषि विषय थे मांगे, कृषि विषय थाने मिलो हत्याणा जोड़ा ने डीमर्ज के मायने आप करो वापिस आप चालू कर दी। अतिरिक्त विषय इतिहास मांगे, इतिहास था को स्वीकार कर दियो। फर्नीचर का पैसा मांगा, फर्नीचर का मिल गया। पशु चिकित्सालय की 35 लाख की शिलान्यास आज करा रहे हैं, ताड़ी बजाते हुए बात को। आज 2018 में जन सुनवाई करी, कलेक्टर ने लिया, आज कलेक्टर साहब के थोड़ा काम होना, एडीएम साहब सारा सीओ साहब रहा है। दोबारा जन सुनवाई प्रभारी मंत्री की अगर राजस्थान की मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता दूसरी बार भी जीतायो, तीसरी बार भी जीतायो और तीसरी बार जीतायो जहाँ शिक्षा मंत्रालय भी मिले हो और प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व भी मिले। जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 पदार्थ मिलते हैं, उनके मिलने से एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुणधर्म पहले वाले पदार्थों से अलग होते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के गुण अलग हैं, ऑक्सीजन के गुण अलग हैं। ये दोनों मिलके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना और भोजन का पाचन। ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं? हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है तथा तापमान में परिवर्तन होता है। दूसरा लक्षण है गैस का उत्सर्जन। दोस्तों, जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है वहाँ पर गैस का निर्माण भी होता है और उसका उत्सर्जन होता है। तो ये तमाम रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो परिभाषा देखिए इनकी।
ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो देखिए यह अभिक्रिया है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। इस समीकरण को मैं संतुलित कर देता हूं। तो ये इस तरह से अभिकारक और ये उत्पाद। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखो, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के पदार्थों के प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के साथ साथ पदार्थों की अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। जैसे Mg+O2 MgO। यहाँ पर जो अभिकारक हैं Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके प्रतीक लिखे गए हैं और इनके साथ साथ इनकी भौतिक अवस्थाओं, जैसे ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक्वस AQ का जो प्रतीक है वो इनके साथ में लिखा जाता है। अब इस समीकरण में हम लिखेंगे मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है, S लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, G लिखेंगे यहाँ पर, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में है तो S लिखेंगे। संतुलित कैसे करेंगे इसको संतुलित, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु। इधर देखिए मैग्नीशियम का एक और ऑक्सीजन का एक है, तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए अपन ऑक्सीजन के दो करेंगे 2MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम के दो हो गए, यहाँ भी दो कर देंगे। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गए। मैग्नीशियम के दो परमाणु, यहाँ भी दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो और यहाँ भी ऑक्सीजन के दो। इस तरह से ये रासायनिक समीकरण लिखी जाती है दोस्तों, और इसको संतुलित भी किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये देखो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अभिकारक क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, CO2 का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद, तो इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ये कोयले का दहन हो रहा है यहाँ पर और 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दूसरा उदाहरण, जल का निर्माण। यहाँ पर देखिए अभिकारक क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं। यह है संयोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में Gl ये क्या है? ये आपको पहले बता चुके हैं। ये इन पदार्थों की अवस्थाएं हैं, गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड। यहाँ पर ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस। तो ये संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। यह संयोजन की विपरीत अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, जब कोई एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक अभिकारक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, उष्मा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको साधारण नाम है इसका चूना पत्थर, इसको हिंदी में चूना पत्थर भी कहते हैं। इसका उष्मीय विघटन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड दो उत्पाद बनाता है टूटकर। कैल्शियम ऑक्साइड का हिंदी नाम है बुझावा चूना। तो इस तरह से एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की है। तीनों प्रकार मैं आपको बता देता हूं। पहला है ऊष्मीय विघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है प्रकाश अपघटन। दूसरा उदाहरण देखिए, जल का विद्युत अपघटन। यहां पर ये जल है, ये टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरी प्रक्रिया देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका प्रकाश अपघटन होता है, तो ये टूट के Ag और क्लोरीन ये दो उत्पाद बनाता है। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो दोस्तों, जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है दोस्तों? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन, ये फेरस लोहा है, इसको जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट नया पदार्थ, नए गुणधर्म वाला पदार्थ फेरस सल्फेट बन जाएगा। यहां पर लोहे ने कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। ये देखो, ये कॉपर अलग हो गया यहाँ पर और फेरस सल्फेट का जलीय विलयन बन रहा है। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व कौन है? ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाले तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील हैं और जो नीचे वाले तत्व हैं वो कम क्रियाशील तत्व हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले दोनों अभिकारक एक दूसरे को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या है, दोनों अभिकारक एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। उदाहरण देखिए इसका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। यहाँ आगे है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर विस्थापन कैसे होता है? देखो, यह है सोडियम सल्फेट और ये आगे है बेरियम क्लोराइड। बेरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया, बेरियम ने यहाँ पर सोडियम को विस्थापित कर दिया। अधिक क्रियाशील तत्व है, उसने कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया। तो बेरियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। अब यहाँ पर सल्फेट बच गया। ये सोडियम यहाँ से विस्थापित होने के बाद में आगे इसके लिए जगह नहीं है, आगे इसके लिए जगह नहीं है। तो ये सोडियम है, ये भी क्या करेगा? बेरियम को यहाँ पर विस्थापित कर देगा। सोडियम भी यहाँ बेरियम को विस्थापित कर देगा। तो देखिए, सबसे पहले बेरियम ने सोडियम को विस्थापित किया तो यहाँ पर BaSO4, सोडियम ने बेरियम को विस्थापित किया तो ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम यहाँ क्लोरीन से जुड़ गया। क्लोरीन के दो हैं, सोडियम के दो हैं, तो ये समीकरण संतुलित करते हैं हमने 2NaCl। तो दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन कहते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम प्रकार है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, उपचयन किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होना उपचयन कहलाता है। किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। यानी किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन कहलाता है। तो देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यहाँ कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी है अपचयन। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो उसे
अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। तो देखिए ये अभिक्रिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन Cu और H2O जल। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर सिर्फ कॉपर है। ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो उनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ में होता है। कैसे होता है? यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है और सिर्फ कॉपर प्राप्त हो रहा है हमें, तो ये अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर यहाँ पर देखिए H2, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी उपचयन। तो ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी है। यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।